शहनाज पटना में पली बड़ी, परिवार प्यार करने वाला था, घर में कमी नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, माँ बाप ने सोचा अब एक अच्छे घर में बेटी की शादी करनी चाहिए। कोई पढ़ा लिखा हो, सेटल्ड हो, शहनाज को एक कंफर्टेबल और खुशहाल ज़िंदगी दे सके। काफ़ी ढूंढने के बाद जफरुद्दीन मिला, पटना से ज़्यादा दूर नहीं, लिसारी शहर का रहने वाला। जफरुद्दीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सऊदी अरेबिया में एक अच्छी सी नौकरी थी। घर वालों को लगा यह सुनहरा मौका है, या लड़का शहनाज को ज़िंदगी दे सकता है जिसकी वो हकदार है। प्रपोजल आया, शहनाज के माँ बाप ने हाँ कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। खुशियाँ थीं, उम्मीदें थीं, एक उजले भविष्य का वादा था। शादी के बाद शहनाज और जफर उद्दीन की ज़िंदगी मीठे नोट से शुरू हुई। दोनों खुश लगते थे, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कुछ बाद जफरुद्दीन ने सऊदी अरेबिया की नौकरी छोड़ दी। शहनाज और दोनों छोटे बेटों के साथ लेकर नोएडा आ गए। घर के करीब नई शुरुआत। 2 साल नोएडा में गुजरे, नई ज़िंदगी ढलती गई। फिर मई का महीना आया, ईद नज़दीक आई। जफरुद्दीन ने कहा, चलो इस बार पटना चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया। और एक बात थी कि जो खींच रही थी कि उसने सऊदी अरेबिया में जो हर साल दर साल उससे पैसे बचाए थे और शहनाज को घर के लिए दिया था। तो शहनाज के बगल में उसने एक नया घर बनाया था उनके माता पिता का। तो सभी भी बच्चे वहाँ रहेंगे, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो ससुराल वाले हमेशा मदद कर देंगे। अपने नए घर में होने वाली पहली बार ईद मनाने का ख्याल उसके दिल को खुशी से भर देता था। 1 मई परिवार खुशी खुशी दिल्ली से पटना की फ़्लाइट में बैठा। 2 मई की शाम को जफरुद्दीन बच्चों को लेकर ईद की शॉपिंग के लिए निकला। शायद कुछ मिठाइयाँ, शायद कुछ तोहफे। रात को शहनाज ने एक शानदार डिनर बनाया। जफरुद्दीन की पसंदीदा चिकन बिरयानी बनाई। पूरा परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। सब ठीक था। खाने के बाद जफरुद्दीन जल्दी से सो गया। अगली सुबह जफरुद्दीन का बड़ा बेटा सबसे पहले उठा। उसे कुछ अजीब लग रहा था, बेचैनी थी। बाप के कमरे में तरफ गया, दरवाज़ा खोला और जो देखा उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। जफरुद्दीन निर्जीव जमीन पर पड़ा था। उसके पास खून से सना हुआ प्रेशर कुकर रखा था, जैसे उसी से वार किया गया हो। शहनाज और बाकी सब दौड़े, पड़ोसी इकट्ठा हुए, खबर आग की तरह फैली। ईद के एक दिन पहले जो खुशी का होना चाहिए था वो मातम में बदल गया। बिना देर किए पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने जल्दी आकर शरीर को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू हुई। सदस्यों से भी पड़ोसियों से भी सवाल होने लगे। बड़े बेटे ने बताया, मैं सुबह जल्दी उठा, पिताजी के कमरे में गया, उन्हें वहाँ पाया। शहनाज से पूछा गया उस रात को क्या हुआ। शहनाज ने बताना शुरू किया, शाम को हम सब ईद की शॉपिंग के लिए साथ गए थे, घर वापस आए, साथ डिनर किया, सब नॉर्मल लग रहा था। करीब रात 3 बजे अचानक कुछ आवाज़ें आईं। मैं उठी, कमरे से बाहर निकली। देखने के लिए बाहर निकलते ही 2 अजनबियों ने मुझ पर हमला किया, मेरा गला घोटा, मेरी चेन छीनी। फिर एक ने मेरी नाक पे हाथ रखा, उसमें कुछ था और मैं बेहोश हो गई। शुरुआत में पुलिस ने सोचा शायद रॉबरी का मामला है, पर एक बात थी जो बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। शहनाज वो चेन के अलावा घर से कुछ भी नहीं गया था, ना पैसे, ना सोना, ना कोई कीमती चीज़। तो डाकू ने किसी क्यों मारा, किसी को कुछ लिया भी नहीं। यही बात ऑफिसर को हजम नहीं हो रही थी। एक ऑफिसर ने कहा, यह लगता नहीं कि रॉबरी के लिए आए थे, इनका कोई पुराना बैर भी हो सकता है। पुलिस ने अगला काम किया, घर की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जांच करी। पता चला घर में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मुख्य दरवाज़ा, और कोई रास्ता नहीं। वो दरवाज़ा ना तोड़ा गया था, ना खिड़की टूटी थी, ना ही कोई ताला खराब था। ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। यानी जो भी घर में आया वो बिना किसी झगड़े के आया। मतलब उस घर से जान पहचान थी। यह बात एक और है कि अनसेटलिंग सवाल उठा रही थी, क्या अपने घर का ही कोई इसमें शामिल है। पुलिस ने बार बार शहनाज और बाकी परिवार से पूछताछ की, पर कोई जवाब साफ नहीं मिल रहा था। तब पुलिस ने शहनाज से उसका मोबाइल फ़ोन मांगा। शहनाज ने बिना झिझक के अपना आईफोन दे दिया। बोली, यह मेरे पति ने मुझे गिफ्ट में दिया था। पुलिस ने फ़ोन की पूरी कॉल हिस्ट्री खंगाली, कुछ नहीं मिला। पुलिस हैरान थी, पर शक था कि जो जा ही नहीं रहा था।
दोनों बच्चे अभी इतने छोटे थे कि उनसे ऐसे जुर्म की उम्मीद नहीं करनी थी। वो सस्पेक्ट की लिस्ट से हटाए गए। ध्यान पूरी तरह से शहनाज पर आ गया। पुलिस ने क्वाइटली काम करना शुरू किया, पड़ोसियों से बात करी, रिश्तेदारों से पूछा, ज़्यादा शोर मचाए बिना। सवाल थे, शहनाज और जफरुद्दीन की शादी कैसे हुई, जफरुद्दीन सऊदी अरेबिया क्यों छोड़ा, नोएडा क्यों चुना, और 2 साल नोएडा में रहने के बाद पहली बार इस साल ईद पर पटना क्यों आया। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे शहनाज के बारे में कुछ पुरानी बातें सामने आने लगी। स्कूल के दिनों में शहनाज का एक बॉयफ्रेंड था, नाम था कमल। दोनों बहुत साथ समय बिताते थे। जल्द ही दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। वो दोनों हाथ पकड़कर स्कूल में घूमते थे, जो उस जमाने में बहुत से लोगों को पसंद नहीं था। मामला टीचर्स तक पहुंचा, फिर प्रिंसिपल तक। प्रिंसिपल ने दोनों के माँ बाप को बुलाया, साफ कहा, यह पढ़ाई का वक्त है, इन दोनों को यह बर्ताव बाकी बच्चों को बुरा असर डाल रहा है। पर जब दोनों नहीं बदले तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। शहनाज ने दूसरी स्कूल में दाखिला लिया। कमल ने भी अपनी कहीं और पढ़ाई जारी कर दी। कमल ने स्कूल के बाद काम करना शुरू कर दिया था। मकसद था पैसे जमा करो, शहनाज से शादी करो। पर एक बड़ी दिक्कत थी कि पैसा, शहनाज का घर वेल ऑफ था, कमल का परिवार बहुत गरीब था और कमल की ज़िंदगी में कोई ऐसी तरक्की भी नहीं कर पाई थी जो शहनाज के घर वालों को दिखाई दे। कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक बेरोजगार लड़के से नहीं करना चाहते और घर वालों को कमल के साथ शहनाज के रिश्ते का पता चल चुका था। उन्हें डर था इस इतिहास की वजह से शहनाज की शादी कहीं और भी होना मुश्किल हो जाएगी। पास के इलाके में तो सब जानते ही थे, तो इसलिए रिश्तेदारों के जरिए घर वालों ने जफरुद्दीन के बारे में पता चला। इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सऊदी अरेबिया में नौकरी है, अच्छी कमाई है, अच्छा नाम है। जफरुद्दीन परिवार वाले शहनाज को मिलने के लेकर गए। पसंद आई, प्रपोजल हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरेबिया चला गया और शहनाज पीछे रह गई। जफरुद्दीन के जाते ही शहनाज ने कमल से फिर रिश्ता बना लिया। धीरे धीरे दोनों फिर करीब आए। जफरुद्दीन साल के 11 महीने सऊदी अरेबिया में रहता था, सिर्फ 1 महीने के लिए छुट्टी पर घर आता। उसे पता नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी में क्या हो रहा है। इस दौरान शहनाज के 2 बेटे हुए। जफरुद्दीन ने फैमिली को सऊदी अरेबिया नहीं ले जा सकता था, तो उसने एक और काम किया। परसों की कमाई से शहनाज के माता पिता के घर के बगल में बिल्कुल ज़मीन खरीदी और एक घर बनाया। सोचा बीवी बच्चे यहाँ रहेंगे तो ससुराल वाले पास होंगे, कोई ज़रूरत पड़ी तो मदद मिलेगी। उन्हें नहीं पता था यह घर जो उसने अपने परिवार के लिए बनाया है, उसी घर में उसकी मौत होगी। वक्त के साथ शहनाज और कमल का रिश्ता और मजबूत हो गया। कमल उसके घर पे आने जाने लगा। छोटा बेटा अभी बहुत छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं आता था। छोटे ने कमल को अब्बू कहकर भी पुकारना शुरू कर दिया था और कमल के बड़े बेटे से भी कहा, मुझे अब्बू बुलाया करो। जबकि असली बाप जफरुद्दीन सऊदी अरेबिया में था। पर बड़े बेटे की उम्र बढ़ रही थी, समझ आ रही थी। उसने नोटिस किया कमल माँ के पास बहुत ज़्यादा आता है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने फ़ोन पर बात को बताया। जफरुद्दीन और शहनाज के बीच फ़ोन पर झगड़े होने लगे। जफरुद्दीन जो सऊदी अरेबिया में काम का बोझ तले था, उसने छुट्टी ली और घर आया। शहनाज को समझाने की कोशिश करी, हमारे 2 बच्चे हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सब कुछ सोचो। पर शहनाज कमल की मोहब्बत में इतनी डूबी हुई थी कि अपने पति को दुश्मन समझने लगी। जफरुद्दीन कितनी भी कोशिश करता, शहनाज नहीं मानती। आखिरकार जफरुद्दीन ने सऊदी अरेबिया की नौकरी छोड़ दी। बीबी के खातिर इंडिया आया, नोएडा में एक कंपनी ज्वाइन करी। इस बार शहनाज और दोनों बेटों को पटना से लेकर नोएडा चले गए और उसने एक तरफा फैसला ये किया कि शहनाज को पटना वापस नहीं आने देंगे। नोएडा में 2 साल बीते। जफरुद्दीन को धीरे धीरे लगने लगा शहनाज शायद कमल की भूल गई है। इन 2 सालों में उसे कोई शक भी नहीं हुआ, कोई संदिग्ध बात भी नहीं दिखी। उसे यकीन हो गया शहनाज बदल गई है। तो उसने सोचा इस ईद पर पटना चलते हैं, पहली बार नए घर में ईद मनाएंगे। शहनाज यह सुनकर बहुत खुश हुई, पर उसको खुशी का कारण जफरुद्दीन नहीं था। जफरुद्दीन ने शहनाज को एक आईफोन गिफ्ट में दिया था। उसे यकीन था इस फ़ोन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं होगा, पर उसे नहीं पता था शहनाज के पास एक और फ़ोन था
वो फ़ोन छुपा कर रखती थी। उस फ़ोन का सिम कार्ड किसी और के नाम पर था जो कमल ने दिलवाया था। जब शहनाज अकेली होती, वो उस छुपे हुए फ़ोन से कमल से बात करती थी, मैसेज करती। 2 साल तक जफरुद्दीन को ज़रा भी शक नहीं होने दिया और शहनाज ने उसे पता भी नहीं चलने दिया। जफरुद्दीन ने कहा कि इस बार पटना चलेंगे ईद मनाने। शहनाज अकेले में कमल को मिली। उसने कहा, यही मौका है, ईद के वक्त जफरुद्दीन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे, फिर हम शादी करेंगे और साथ रहेंगे। कमल, जो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, तुरंत राजी हो गया। सब कुछ पहले से तैयार था। उसने पूरा प्लान शहनाज को समझाया। दोनों तैयार थे। 1 मई की सुबह पूरा परिवार पटना की फ्लाइट में बैठा। शाम को जफरुद्दीन ने बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग के लिए गया। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले, शहनाज ने कमल को कॉल किया और उसे घर बुलाया और चुपके से एक कमरे में छिपा दिया। जफरुद्दीन बच्चों के साथ लौटा। रात को सबने साथ खाना खाया, बच्चे सो गए। शहनाज ने प्लान का अगला हिस्सा शुरू किया। उसने जफरुद्दीन से एक बेकार बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े में उसने कहा, ड्राइंग रूम में जाकर सो जाओ। जफरुद्दीन गुस्से में बोला, ठीक है, मैं वहीं सोऊंगा। उसे जरा भी नहीं पता था कि यह सब एक जाल का हिस्सा है। रात 3 बजे प्रेशर कुकर, पूरा घर जब नहली नींद में सो रहा था, शहनाज उठी। चुपचाप कमल को उसके छुपने की जगह से बाहर निकाला। किचन से प्रेशर कुकर उठाया। चाकू या कोई धारदार चीज़ नहीं, क्योंकि दोनों ने बहुत से क्राइम ड्रामास देखे थे। वो जानते थे धारदार हथियार ट्रेस हो सकते हैं। प्रेशर कुकर भारी था, वो एक जोरदार वार काफ़ी होगा। दोनों ड्राइंग रूम में गए। जफरुद्दीन, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए लगाई थी, गहरी नींद में था। पहला वार किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया और तब तक मारते रहे जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वो मर नहीं गया। रात 3:30 बजे पूरा घर अभी भी सो रहा था। कमल तेजी से घर से निकला। शहनाज ने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में जाकर सुबह का इंतज़ार करने लगी। प्लान था, बेटा उठेगा, कमरे में जाएगा, शरीर देखेगा और चिल्लाएगा, और तब शहनाज अपनी तैयारी की हुई कहानी सुनाएगी। शहनाज की कहानी थी कि 2 अजनबी घर में घुसे, मुझ पर हमला किया, मेरी चेन खींची, मुझे बेहोश किया और मेरे पति को मार दिया। यह सब कहानी बहुत कमज़ोर थी। चेन के अलावा कुछ भी नहीं गया था। ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, या ये रॉबरी नहीं थी, या कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, और पुलिस को यही जल्दी में समझ में आ गया। जांच में पुलिस को शहनाज का दूसरा फ़ोन मिला। वो फ़ोन जो उसने छुपा कर रखा था, जो किसी और के नाम से सिम चलता था। उस फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड्स पूरी कहानी बोल रही थी। कमल के साथ बातचीत, प्लान, सब कुछ या तो सबूत था जिसने इस केस को पूरा कर दिया था। 10 मई 2022 को कमल और शहनाज दोनों गिरफ्तार हुए, कोर्ट में पेश हुए। मुकदमा अभी भी चल रहा है। दोनों फिलहाल पटना की जेल में हैं। इस पूरी कहानी में जिसका सबसे बड़ी नुकसान हुआ, वो एक मेहनती ईमानदार इंसान था जिसने सऊदी अरेबिया में 10 साल कमाया और घर बनाया, नौकरी छोड़कर इंडिया आया सिर्फ बेबी के लिए, जिसकी एकमात्र चाहत थी वो अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। वो जफरुद्दीन उसी घर में मारा गया जो उसने अपने के लिए बनाया था। उसके 2 बेटे बाप के बिना हैं। वो छाँव जो उन पर थी चली गई, और यह साफ नहीं है कि शहनाज और कमल कितने साल तक जेल में रहेंगे।